आलमपुर गांव में मनोहर अपनी पत्नी प्रोमिला और दो बेटियों नेहा और शालू के साथ रहता था। मनोहर गांव में मुखिया के खेतों में खेतीबाड़ी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। दो बेटियां होने के बाद प्रोमिला अब तीसरी बार गर्भवती थी। मनोहर और प्रोमिला को पूरी उम्मीद थी कि इस बार उन्हें एक लड़का ही होगा। प्रोमिला, इस बार तुम्हें एक लड़का ही होगा, देख लेना तुम। लड़का होगा तो हमारी दोनों बेटियों को एक भाई मिल जाएगा। मैं भी यही चाहती हूँ जी। तो वहीं प्रोमिला की जेठानी अनीता को पैसों की कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक कि वो कभी मां नहीं बन सकती थी। ना जाने उस पर कौन से भगवान का आशीर्वाद है जो एक के बाद एक बच्चे को वो जन्म दिए जा रही है, और एक मैं हूँ जो सूनी गोद लेकर बैठी हूँ। और कहीं अगर इस बार उसे लड़का हो गया तो फिर तो मेरा भाई छाती चौड़ी करके सारे गांव में घूमेगा और गांव के लोग मुझे ताने देंगे कि छोटे भाई ने 3 बच्चे पैदा कर दिए और मैं एक भी नहीं कर पाया। फिर दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। उधर प्रोमिला की दोनों बेटियां अपने भाई के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज प्रोमिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। शालू, तू भागकर जा और खेत से बापू को बुलाकर ले आ। लेकिन तभी वहाँ महेश आ जाता है। तुम चिंता मत करो बेटी, तुम दोनों यहीं रुको, हम अभी अपनी गाड़ी में तुम्हारी माँ को अस्पताल ले जाएंगे। चलो अनीता, जल्दी से प्रोमिला को गाड़ी में बैठाओ और मनोहर को हम रास्ते में अपने साथ ले जाएंगे। वो दोनों खेत पर से मनोहर को भी अपने साथ ले जाते हैं। कुछ देर बाद अस्पताल और उस गांव के बीच एक जंगल था। महेश उस गाड़ी को जंगल की तरफ मोड़ लेता है। अरे भैया, आप गाड़ी इस जंगल में क्यों ले आए? अभी पता चल जाएगा तुझे। महेश पहले मनोहर को गाड़ी से बाहर निकालता है, फिर उसे चाकू मार देता है। मनोहर वहीं दम तोड़ देता है। इसके बाद अनीता प्रोमिला की डिलीवरी करवाती है, जिसमें वो एक बेटे को जन्म देती है। बच्चा बाहर आने के बाद अनीता प्रोमिला का गला घोंटकर उसे भी मार देती है। फिर दोनों पति पत्नी उस बेटे को लेकर शहर भाग जाते हैं। कुछ देर बाद गांव का ही एक आदमी जंगल में लकड़ियां लेने जाता है, जहां वो उन दोनों की लाश देखता है। कुछ ही देर में सारे गांव में मनोहर और प्रोमिला की मौत की खबर फैल जाती है। माँ, बाबा, ये तुम्हें क्या हो गया? अब दोनों का क्या होगा? दोनों बहनें खूब रोती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन तक तो गांव वालों ने उन दोनों को खाने को दिया, लेकिन एक समय के बाद उन्होंने भी मुफ्त का खाना खिलाना बंद कर दिया। अब वो दोनों जंगल में जाकर फल और खीरे तोड़ती और उन्हें खाकर अपना पेट भरती। एक रोज शालू नेहा से, दीदी, हमारे कपड़े भी कितने फट गए हैं, अगर माँ बाबा जिंदा होते तो वो हमें जरूर नए कपड़े दिलाते। फिर वो दोनों फल ढूंढने जंगल जाती हैं, जहाँ उन्हें बहुत सारे मोर पंख मिलते हैं, जिन्हें देख नेहा को एक आइडिया आता है। वो उन मोर पंखों को उठाकर अपनी झोपड़ी में ले आती है। फिर उन मोर पंखों को सिलकर दोनों के लिए बहुत ही सुंदर गाउन तैयार करती है। उधर शहर में महेश और अनीता उस बेटे के साथ, जिसका नाम वो अनिकेत रखते हैं, बड़े मजे से रह रहे थे। ऐसे ही समय बीता। अब गांव में दोनों बहनें भी बड़ी हो गई, तो वहीं शहर में अनिकेत भी एक बड़ा फैशन डिजाइनर बन गया। उधर नेहा और शालू के दिन अभी भी गरीबी में ही बीत रहे थे। शालू, अब हमारा यहाँ गुजारा हो पाना मुश्किल है, इसलिए अब हमें काम ढूंढने शहर जाना होगा। लेकिन दीदी, उसके लिए हमें फिर से मोर पंख से नए कपड़े बनाने होंगे। सुना है शहरों में सब सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं। फिर दोनों बहनें फिर से जंगल से कुछ मोर पंख चुनती हैं और उससे अपने लिए सुंदर सा मोर पंख का गाउन तैयार कर लेती हैं। शहर जाने से एक दिन पहले नेहा को एक सपना आया, जिसमें उसकी माँ उसके सपने में आई। नेहा, मेरी बेटी, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा भाई जिंदा है और वो शहर में तुम्हारे ताया ताई जी के साथ रहता है। उन दोनों ने ही मुझे और तुम्हारे बाबा को मारकर जंगल में फेंका था, और फिर जिस बेटे को मैंने जन्म दिया था वो उसे लेकर शहर चले गए। प्रमिला ने नेहा को अनिकेत की झलक भी दिखाई, ताकि वो शहर जाकर उसे पहचान सके। फिर नेहा झट से नींद से जाग गई। उसने अपनी बहन शालू को सारी बात बताई। दीदी, मेरे सपने में बाबा आए थे और उन्होंने मुझे यही सब कहा। इसका मतलब ये बात सच है कि हमारा भाई जिंदा है और हमें उसके पास शहर जाना होगा। उधर अनिकेत को भी शहर में यही सपना आया। उसके सपने में उसके माता पिता दोनों आए और उन्होंने अनिकेत को सारी बात बताई। उसकी बहनों की झलक भी दिखाई। ये मेरे सपने में कौन आया था? पता नहीं क्या बात है, लेकिन जो भी हो, अभी मुझे इस सब में अपना दिमाग खर्च नहीं करना है। 2 दिन बाद मेरा फैशन शो है, मुझे वहीं अपना सारा ध्यान लगाना है। अब ऐसा गाउन बनाऊंगा जो किसी ने देखा भी नहीं होगा। अनिकेत बैंक से नोटों की गड्डी लाता है और उनसे नोटों का गाउन बनाने लगता है। उधर दोनों बहनें बस से शहर आ गईं। मोरपंख का गाउन पहन वो दोनों सड़क पर जा रही थी। उन्हें देख सभी हंस रहे थे। फिर अनिकेत अपनी मॉडल को पैसों का गाउन पहनाकर फैशन शो में पहुंचा। इधर चलते चलते दोनों बहनों को भूख लगने लगी। उन्होंने एक दुकान से ब्रेड का पैकेट चुराया और भागने लगी। दुकान वाला उनके पीछे भागने लगा, लेकिन कुछ देर बाद वो पकड़े जाने के डर से उस फैशन शो में पहुंच गई।
जजेस अनिकेत को विजेता घोषित करने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही दोनों बहनें स्टेज पर पहुंची तो जजेस उनकी मोर पंख वाली ड्रेस देखकर हैरान रह गए। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर ड्रेस है, असली मोर के पंखों से बनी हुई ड्रेस। ये इनाम तो इन दोनों को ही मिलना चाहिए। फिर वो 20 लाख का इनाम उन दोनों बहनों को मिल जाता है। नेहा और शालू को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने क्या जीता है। तभी अनिकेत वहाँ आता है। मेरा भाई, माँ ने इसी की छवि तो सपने में दिखाई थी। हाँ, मैंने भी इसे ही देखा था। अनिकेत ने भी उन दोनों को पहचान लिया। इसका मतलब जो मेरे सपने में आए थे वो सच कह रहे थे। वो मेरे माँ बाबा और ये दोनों मेरी बहनें हैं। अनिकेत अपनी दोनों बहनों के गले लग जाता है। वो दोनों अनिकेत को सारी बात बताते हैं कि कैसे उनके ताऊ ताई जी ने उनके माँ बाप के साथ धोखा किया। फिर अनिकेत उन दोनों को अपने साथ घर ले गया, जहाँ उन्होंने महेश और अनीता को आपस में बात करते हुए सुन लिया। अच्छा हुआ अनीता, आज तक अनिकेत को हमारी सच्चाई पता नहीं चली कि हम ही उसके माँ बाप को मारकर उसे अपने साथ उठाकर शहर ले आए थे। अब वो हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लेकिन तीनों भाई बहन उनकी सारी बातें सुन लेते हैं। अनिकेत ने उनकी रिकॉर्डिंग अपने फोन में कर ली थी, जिसके आधार पर वो उन्हें जेल में डलवा देते हैं। कुछ समय बाद महेश और अनीता को फांसी की सजा मिल जाती है। अब नेहा और शालू भी अपने भाई अनिकेत के साथ शहर में ही रहने लगी। अब वो तीनों काफी अमीर हो गए और खुशी खुशी एक साथ जीवन बिताने लगे। ये कहानी है गुंजा नाम की एक लड़की की। गुंजा दिखने में बहुत सुंदर थी। गुंजा की माँ गायत्री रामनगर के बड़े सेठ किशोरी लाल के घर नौकरानी थी। गायत्री को सेठ के घर काम करते कई वर्ष बीत गए थे। गुंजा जब 2 साल की थी तो उसके पिता का देहांत हो गया। गुंजा और सेठ की बेटी छाया हम उम्र थी। छाया में बहुत घमंड था। गायत्री कभी काम पर न आए तो अपनी जगह गुंजा को काम के लिए भेज देती थी। ऐसे ही एक सुबह, आज तू आई है गुंजा, गायत्री कहाँ है? वो माँ को बुखार है, बहुत तेज हो रहा था तो मैंने दवाई देकर उन्हें आराम करने को बोला है। गुंजा ने हाँ में सिर हिलाया और घर के कामों में लग गई। छाया तो पहले से ही गुंजा से ईर्ष्या करती थी, क्योंकि छाया देखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी और उसकी जलन का यही कारण था। आज मौका हाथ आया है, अभी माँ से इसकी डांट पड़वाती हूँ। माँ ये सब क्या है? ये मेरी इतनी महंगी ड्रेस पर चाय के दाग कैसे पड़ गए? वो देखो माँ, गुंजा के हाथ में चाय की केतली है। जरूर इसने ही जानबूझकर मेरी ड्रेस पर चाय गिराई होगी। माँ, ये मेरी जन्मदिन की ड्रेस है, आपको पता है ना मैं स्पेशली कितनी महंगी खरीद कर लाई थी। गुंजा इधर आ, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। अरे आंखों की अंधी, तूने मेरी बेटी की जन्मदिन की ड्रेस को खराब कर दिया। पता भी है कितने की ड्रेस है? सेठानी जी, मैंने तो कोई चाय नहीं गिराई, ये केतली तो मैंने आंगन से उठाई है। माँ, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी ये ड्रेस खराब हो चुकी है। अब मुझे नई ड्रेस दिलवाओ बस, और इसके पैसे काट लो इस महीने का। इसे 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। अरे इस महीने के पैसे काटने की क्या जरूरत है बेटी छाया? इसे अपने जन्मदिन पर सारे घर के काम करवाओ। सुबह से लेकर रात तक जो भी मेहमान आएंगे सबकी खातिरदारी यही करेगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। गुंजा, 2 दिन बाद छाया का जन्मदिन है, तू दिन भर छाया के जन्मदिन के सारे काम देखेगी और एक भी काम गलत नहीं होना चाहिए, समझी? ठीक है सेठानी जी, मैं आ जाऊंगी। गुंजा मेरी बच्ची, कल मेहमान आएंगे जाएंगे, उनके सामने मैं सोच रही थी कि तू कोई अच्छा सा कुर्ता पहन ले। मेहमानों के बीच पुराने कपड़े पहनते अच्छा नहीं लगेगा बेटी। तेरे सारे कुर्ते किनारों से फट गए हैं। पर माँ, मेरे पास तो ऐसा कोई कुर्ता है ही नहीं जो मैं पहन सकूं। रात हो चुकी थी। गुंजा अपने आंगन में बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी गुंजा की नजर एक तितली पर जाती है, जिसके पंख एक झाड़ी में फंस गए थे और तितली उस झाड़ी से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। गुंजा पेड़ों के उस झाड़ी के पास जाती है और बहुत आराम से उस तितली के पंखों को झाड़ी से छुड़ा देती है। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। तुमने मेरे पंख झाड़ी से छुड़ा दिए। मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा था। बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं देख रही थी कि तुम वहाँ बैठी हुई रो रही थी, पर मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकी क्योंकि मेरे पंख यहाँ झाड़ी में फंसे हुए थे। मुझे बताओ, तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? तुमने उदास मन होते हुए भी मेरी तरफ ध्यान दिया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। प्यारी तितली, कल सेठानी की बेटी छाया का जन्मदिन है, पर मेरे पास पहनने के लिए कोई कुर्ता नहीं है, इसीलिए मैं उदास हूँ। बस इतनी सी बात? मैं तुम्हारे लिए फूलों का कुर्ता तैयार करती हूँ, तुम उसे पहन कर जाना, तुम बहुत सुंदर लगोगी। अभी रुको। तितली इधर उधर मंडराती है और देखते ही देखते गुंजा के हाथ में बहुत ही सुंदर फूलों का कुर्ता आ जाता है, जिसे देखकर गुंजा बहुत खुश होती है। प्यारी तितली, ये फूलों का कुर्ता तो बहुत ही सुंदर है। शुक्रिया प्यारी तितली।
इसके बाद वो तितली वहां से उड़ गई। कुर्ता मिलने से गुंजा बहुत खुश थी। गुंजा ने घर के अंदर जाकर वो कुर्ता अपनी माँ को दिखाया। गायत्री भी वो कुर्ता देखकर बहुत खुश होती है। गुंजा, ये कुर्ता तो बहुत सुंदर है, देखना मेरी बच्ची सबसे प्यारी लगेगी। अब तुम्हें जाना चाहिए, नहीं तो सेठानी जी गुस्सा करेंगी। ठीक है माँ, तुम आराम करो। थैंक यू सो मच। तुम नहीं जानते तुमने यहाँ आकर मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। रुको, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाती हूँ। गुंजा, इधर आना। गुंजा कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है। छाया पहले ही समझ चुकी थी कि सुधीर का ध्यान गुंजा पर है, इसलिए वो जानबूझकर गुंजा को नीचे दिखाने के लिए उसके पैर में अपनी टांग अड़ा देती है, जिससे गुंजा के हाथ से कोल्ड ड्रिंक की ट्रे छूटकर छाया की ड्रेस पर गिर जाती है। पर छाया ये नहीं जानती थी कि उसे ऐसा करते सुधीर पहले ही देख चुका है। गुंजा रोती हुई वहाँ से भाग जाती है, पर उसी बीच सुधीर भी पार्टी छोड़कर चला जाता है। क्या हुआ सुधीर, तुम कहाँ जा रहे हो? अभी तो केक काटना बाकी है। मैं ऐसी जगह बिल्कुल नहीं रुक सकता जहाँ किसी निर्दोष का अपमान हो। मैं अच्छे से जानता हूँ छाया, तुमने उस लड़की गुंजा को जानबूझकर अपने पैर से गिराने की कोशिश की थी। अब से मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। सुधीर वहाँ से चला जाता है। उसके 2-3 दिन तक गायत्री और गुंजा काम पर नहीं आए। गुंजा उदास बैठी थी कि तभी सुधीर अपने मम्मी पापा के साथ उसके घर आता है। आंटी जी, मैं गुंजा को पसंद करता हूँ और मैं गुंजा से शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं मम्मी पापा के साथ आया हूँ। बिल्कुल बहन जी, गुंजा के बारे में जैसा सुधीर ने बताया था, गुंजा वैसी ही सुंदर है। हमें गुंजा बहुत पसंद है, बस आप शादी की तैयारियां कीजिए। सबकी बातें सुनकर गुंजा शर्मा जाती है। गायत्री बेहद खुश थी कि उसकी बेटी का संसार खुशियों से भर गया। धूमधाम से गुंजा और सुधीर की शादी होती है। गुंजा की किस्मत बिल्कुल बदल गई थी। अपने जीवन में सुधीर जैसा अच्छा इंसान पाकर गुंजा बहुत खुश होती है और मन ही मन उस तितली को धन्यवाद कहती है। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।